हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो लेबर लेजिस्लेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सेशन भी हो चुके हैं। आई थिंक 3-4 सेशन मैंने ले लिया है यूनिट 7 से, और इससे पहले हमने यूनिट 1 to 6 कवर किया हुआ है इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने उन सेशन को उन यूनिट्स को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट, you'll get all those videos and sessions as well, right? सो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्लाइड पर लेके जा रही हूँ जहां से हमें आज स्टार्ट करना है सेशन को, राइट? सो हमारा आज का ये सेशन स्टार्ट हो रहा है विद द टॉपिक ऑफ नेशनल कमीशन ऑन लेबर। क्या है नेशनल कमीशन ऑन लेबर? विल सी हियर। The National Commission on Labour (NCL) was set up in 1966 to study the industrial relations situation in the country and to make recommendations for improvement. So National Commission on Labour किस लिए आया? पहली बात तो कब वो आया, कब सेटअप किया गया? वो सेटअप किया गया 1966 में। एंड और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू स्टडी द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिचुएशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिचुएशन को स्टडी करने के लिए लाया गया द नेशनल कमीशन ऑन लेबर, और वो उसका फॉर्मेशन ईयर क्या था? 1966 इन द कंट्रीज एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और जो उसका रिकमेंडेशन क्या था? किस लिए रिकमेंड किया गया था ये? टू इम्प्रूव, फॉर इम्प्रूवमेंट। The recommendations of the National Commission on Labour, which had for reaching implications on labour policy in different areas, have been briefly discussed below. So वो क्या क्या एरियाज हैं बात करेंगे हम। पहला है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एंड घिराव। सो स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड घिराव को समझेंगे। घिराव क्या? ये सारे ही एक तरह की का स्ट्राइक ही है। स्ट्राइक किसके लिए यूज होता है? स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक होता है हथियार किसका? वो होता है एम्प्लॉयज का हथियार होता है स्ट्राइक। लॉकआउट्स किसके लिए होता है? लॉकआउट्स होता है एम्प्लॉयर के लिए। और घेराव क्या होता है? घेराव एक तरह का लॉकआउट ही होता है, एक तरह का स्ट्राइक होता है, यू कैन से, राइट? आप वो लॉकआउट नहीं होता, एक तरह से स्ट्राइक की तरह होता है, जो कि एम्प्लॉयज यूज करते हैं उसको, उनके लिए वेपन का काम करता है। तो पहले तो डिफरेंस आप समझिए कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स में क्या डिफरेंस है। स्ट्राइक वो होता है जब एम्प्लॉयज की डिमांड पूरी नहीं होती तो धरने पे चले जाते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं अपनी मांगे पूरी करने के लिए। जहां पर काम का स्टॉपेज हो जाता है वो काम नहीं करते, सिर्फ स्ट्राइक पे होते हैं जब तक कि उनकी मांग पूरी ना हो जाए। वो मांग किससे होती है? उनके एम्प्लॉयर से होती है, राइट? लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट के केस में क्या होता है? जब एम्प्लॉयर को लगता है कि उनके पास मटेरियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मटेरियल की कमी हो गई है, तो लैक ऑफ द रिसोर्सेज एंड मटेरियल, कंपनी को मजबूरन शट करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर को शट करना पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको कहते हैं लॉकआउट। और लॉकआउट परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पोररी नेचर होता है। लॉकआउट के बाद क्या होता है कि अगेन कंपनी सब चीजें अगर ठीक हो जाए, मटेरियल, रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज, वेज, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ पे ठीक नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस केस में भी लॉकआउट होता है। तो लॉकआउट जो नेचर है लॉकआउट का, वो होता है टेम्पोररी इन नेचर, वो टेम्पोरली होता है। अब कभी कभी होता है कि वो टेम्पोरली शट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग, मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फिर हमेशा के लिए ही वो कंपनी बंदी हो जाती है, कभी ओपन नहीं होती है। बट वैसे इसका नेचर होता है टेम्पोररी, कि वो ओपन भी हो सकता है, राइट? वापस ओपन होने के बाद फिर जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे होते हैं सबसे पहले उनको बुलाया जाता है, उसके बाद नई हायरिंग अगर करनी है तो करते हैं, राइट? वो होता है लॉकआउट आपका। तो स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड घिराव क्या होता है? घिराव दिस इज द इलीगल इन नेचर। घिराव को इलीगल माना गया है, बट ये भी एक तरह का स्ट्राइक ही है, जो कि इम्प्लॉयज के लिए होता है। घेराव का मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन को घेर लेते हैं चारों तरफ से, जहाँ पे वो स्ट्राइक करते हैं कि नहीं, इससे आप कोई बाहर, जैसे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको ना बाहर जाने देंगे, ना कोई बाहर से अंदर जाएगा, ना भीतर से कोई बाहर जाएगा, तो होता है वो घेराव, उसको बोलते हैं। दिस इज इलीगल इन नेचर, ये गलत होता है बट करते हैं। The NCL categorized industries as essential and non-essential for the purpose of strike and lockouts and made the following recommendations. क्या recommendations we will see here? In essential industries, services where a cessation of work may cause harm to community, the economy or the security of the nation itself,
The right to strike may be banned, but the simultaneously provision of an effective alternative like arbitration or adjudication to settle disputes. So क्या कह रहे हैं कि essentially इंडस्ट्रीज और क्या होती है वहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर सीजेशन ऑफ वर्क हो जाता है, जहां पर एम्प्लॉइज आते तो हैं ऑर्गेनाइजेशन बट वो काम नहीं करते हैं, राइट, वो धरने पे बैठ जाते हैं। तो वहां पे सीजेशन मतलब सीजेशन ऑफ वर्क हो जाता है, काम करना ही बंद कर देते हैं वहां पर वर्कर्स। तो उससे क्या होता है कि जो कि जब काम करना बंद कर देते हैं एम्प्लॉइज, तो वहां पे कम्युनिटी भी हार्म होती है कहीं ना कहीं। उसका कॉज क्या होता है, दैट मे कॉज हार्म टू द कम्युनिटी, द इकोनॉमी और द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन स्टिल, मतलब वो कम्युनिटी को भी हार्म करते हैं एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, इकोनॉमी को भी हार्म करते हैं, एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन स्टिल, सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं वो हिला देते हैं, उसकी सिक्योरिटी को भी शेक करते हैं। कौन स्ट्राइक करता है, राइट। सो जैसा कि हमने पीछे देखा, आपने पिछला सेशन अगर देखा होगा तो आपने उसमें देखा कि इकोनॉमिक कंडीशंस को सेफ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के अंदर अगर सपोज ये लॉकआउट स्ट्राइक्स जैसी चीजें नहीं होती हैं तो इकोनॉमी सेफ रहती है, क्योंकि अगर काम स्मूथली चल रहा है, इनपुट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स अच्छे से दे रहे हैं, उसका आउटपुट अच्छा से निकल के आ रहा है, प्रोडक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर रेवेन्यू कमा रही है कंपनी, तो रेवेन्यू से क्या होता है, वो टैक्स भर रही है, तो नेशन भी हमारा कहीं ना कहीं सेफ है, नेशन को भी टैक्स जाता है, उस टैक्स से पूरी जनता, उस देश की जनता खाती है, उस देश की जनता को बेनिफिट मिलता है। दूसरे तरह से देखेंगे, एम्प्लॉयर के पास एज एन एम्प्लॉयर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, प्लस उसमें काम करने वाले वर्कर्स की भी इकोनॉमी मेंटेन रहती है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी चलती है, उनकी जीविकोपार्जन अच्छा चलता है, उनकी फैमिली उनके पीछे है, उनकी फैमिली की लाइफस्टाइल अच्छी चलती है, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है मंथली या फिर डेली बेसिस पे, अगर आप कमाते तो डेली वेजेस पे बेसिस पे, राइट। तो जब इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो उसको बैन करने का भी तरीका आ गया। वो तरीका क्या था, आर्बिट्रेशन और एजुकेशन, जहां पे थर्ड पार्टी को लाया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच, वहां पे आर्बिट्रेशन किया जाता है या फिर एजुकेशन किया जाता है, जिसके बेसिस पर वो डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं, राइट। दूसरा देखेंगे, इन नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज a maximum period of 1 month has to be fixed। जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो मैक्सिमम पीरियड है स्ट्राइक का, वो फिक्स किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month। फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट आफ्टर द लैप्स ऑफ दिस पीरियड द डिस्प्यूट हैज ऑटोमेटिकली गो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन फॉर आर्बिट्रेशन। मतलब जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है, स्ट्राइक या लॉकआउट का, स्ट्राइक मतलब कि जब धरने पे चले जाते हैं एम्प्लॉइज, या फिर लॉकआउट जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिमांड पूरी ना कर करके लॉकआउट कर दिया कि ठीक है आप सारा काम ही खत्म करते हैं, कंपनी को ही बंद कर देते हैं। तो इस तरह के लॉकआउट या घिराव या फिर स्ट्राइक की बात करते हैं। अगर फॉर ए मंथ, मतलब एक जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं उसमें होता है कि 1 month के लिए आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं, चाहे वो लॉकआउट हो चाहे वो घेराव हो। लेकिन जैसे ही वो कंटिन्यूएंस होता है उसमें, जैसे उसको आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिकली वो केस, वो डिस्प्यूट कहाँ चला जाता है, IRC के पास चला जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के पास जाता है। किसके लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, जहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, राइट। सो दिस इज हाउ स्ट्राइक, लॉकआउट एंड घेराव वर्क्स, राइट। इंडस्ट्रियल या दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के अंदर देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के पास जब जो लॉकआउट, स्ट्राइक या फिर घेराव है ऑटोमेटिकली जब जाता है, तो उस वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, द NCL रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन ऑन अ परमानेंट बेसिस बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। मतलब ये जो बॉडी है वो परमानेंट इन नेचर होती है और वो एक स्टेट और सेंट्रल लेवल की होती है, मतलब वो उसको स्टेट लेवल की भी होती है, कभी होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, और सेंट्रल लेवल का भी होता है, राइट। One of the principal reasons for suggesting these commissions is the desire to eliminate the possibility of political influence disturbing or distorting industrial peace in the country। जहां पर इंडस्ट्रियल पीस को या फिर कंट्री के पीस को डिस्टॉर्ब किया जा रहा है, तो उसके लिए लाया गया क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन,
और ये स्टेट लेवल का भी होता है और सेंट्रल लेवल का भी होता है। जहां पर स्टेट नहीं संभाल पा रहा है उस प्रॉब्लम को फिर वो सेंटर के पास जाएगा, उस सेंट्रल लेवल पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन हैंडल करेंगे किसको, डिस्टर्बेंस को, डिस्टॉर्शन को, टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस इन द कंट्री, राइट। सी देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किया जाता है, इनको रिजॉल्व किया जाता है। द नेशनल कमीशन ऑन लेबर बेल्ट the National Labour Commission on Labour built that the best way of settling industrial dispute is through negotiation between the parties. So यहाँ पे क्या होता है, dispute को negotiate किया जाता है between the parties, negotiation के basis पर उनको disputes को solve किया जाता है। D है recognition of trade union. The National Commission on Labour felt that statutory recognition should be granted to a representative union as a whole sole bargaining agent. For this, the following guidelines need to be observed. क्या है? The National Commission on Labour felt that statutory recognition should be granted to a representative union as a sole bargaining agent. For this, the following guidelines need to be observed. क्या क्या guidelines हैं जो कि observe की जानी चाहिए, जो कि ऑब्जर्व की गई हैं, सॉरी। Recognition of a representative union should be made compulsory under a central law in all undertaking employ 100 or more workers or where the capital invested is above a stipulated size. A trade union seeking recognition as a bargaining agent from an individual employer should have a membership of at least 30% of the workers in the establishment, right? सो इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड यूनियंस का जो है कि ट्रेड यूनियंस का इन्वॉल्वमेंट कब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर 100 रिकॉग्निशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन शुड बी मेड कंपल्सरी अंडर अ सेंट्रल लॉ इन ऑल अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, मतलब वो हर वो अंडरटेकिंग जो हर वो इंडस्ट्री जहां पर 100 लोग या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर ट्रेड यूनियंस का रिकॉग्निशन मतलब देखा जाता है कि वहां पे ट्रेड यूनियन का इन्वॉल्वमेंट होता है टू सॉल्व द डिस्प्यूट। जहां पर 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे ट्रेड यूनियन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, किस लिए, टू सॉल्व द डिस्प्यूट, राइट। अ ट्रेड यूनियन सीकिंग रिकॉग्निशन एज अ बार्गेनिंग एजेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर शुड हैव अ membership of at least 30% of the workers in the establishment. So जो individual employer है उसका जो कहते हैं कि should have a membership, जो individual employer है उसकी membership at least 30% की strength की होनी चाहिए, workers की मतलब workers की 30% की strength होना चाहिए। मतलब किसी भी organization का individual employer का जहां पर 100 लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर उसकी जो strength है with the workers 30% होनी चाहिए, तभी वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। 30% मतलब कि 100 में 30 लोगों का उसके साथ होना जरूरी है, राइट। सो इस तरह से रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ और इस अंडर दिस आगे हम आपको और इस चीज को क्लियर करूंगी मैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, पहले पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं। The minimum membership should be 25% if the recognition is short for an industry in a local area. तो जो लोकल एरिया का जो इंडस्ट्री है वहां पे कम से कम 25% का रिकॉग्निशन होना चाहिए, कम से कम 25% मेंबर्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब वोटिंग होनी चाहिए से, और जो जो मैक्सिमम है वो 30% होनी चाहिए और मिनिमम 25% होना चाहिए, राइट। सो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन को हम अगेन पढ़ेंगे, राइट। मैं थोड़ा हरी में हूं अभी। सो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन को हम फिर से पढ़ेंगे इसको, राइट। अभी आई थिंक आपको समझ भी नहीं आया होगा ये सेशन, और इसको मैं समझाने में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको टाइम लेकर के समझाऊं आपको, ताकि आपको आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो इस सेशन को, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट सेशन जो भी लूंगी मैं अच्छे से समझाऊंगी इसको, राइट। क्योंकि हम जल्दबाजी में कोई चीज करते हैं तो वो ठीक नहीं कर पाते, फिर वो ठीक नहीं है आपके लिए भी और मेरे लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी करके फिर सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता है, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।